हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक्स ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें हम लोग यूनिट सेकेंड देख रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और आज हम पढ़ने वाले हैं कपलिंग कांस्टेंट और न्यूक्लियर मैग्नेटिक डबल रेजोनेंस के बारे में। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है कपलिंग कांस्टेंट। ये बहुत ही इजी टॉपिक है स्टूडेंट्स। इसमें होता क्या है कि स्पिन स्पिन कपलिंग के कारण सिग्नल की स्प्लिटिंग हो जाती है, और इस स्प्लिटिंग के डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, जिसे कपलिंग कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, मतलब बहुत ही इजी टॉपिक है। यहाँ समझिए, जैसे कि देखिए, ये देखिए हमारे यहाँ पे 3 सिग्नल है, ठीक है, लेकिन इन तीनों सिग्नल में क्या हो गया है, स्प्लिटिंग हो गया है ड्यू टू द स्पिन स्पिन कपलिंग। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये तो बिल्कुल सिंगल सिग्नल हो गया, ठीक है, लेकिन इस सिग्नल में आपको क्या दिख रहा है, स्प्लिटिंग हो गई है, जहाँ पे 1 2 3 4 मल्टीप्लेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 मल्टीप्लेट्स स्प्लिटिंग देखने को मिल रहे हैं। तो जो आपका कपलिंग कांस्टेंट होता है वो इनके बीच के डिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, यहाँ इनके डिस्टेंस और इन सब डिस्टेंस को मेजर करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये क्या कर रहा है कि यहाँ के सेंटर से और इसके सेंटर से इस डिस्टेंस को मेजर कर रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट, जिसे कि हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ट्रिपलेट फॉर्म में है, तो यहाँ पे 2 आपका बन रहा है कपलिंग कांस्टेंट, जिसे हम जे से यहाँ पे देखिए डिनोट करें। और यहाँ पे जब आप इसके सेंटर से ले जाओगे तो यहाँ पे आपको एक कपलिंग कांस्टेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगल जे से डिनोट किया है। ठीक है, तो यानी आप अब तक समझ गए होंगे कि हम लोग कपलिंग कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जे से कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर जे एंड मेजर्ड इन हर्ट्ज। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग हर्ट्ज में मेजर करते हैं। अगर इसका डेफिनेशन देखें तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द 2 एडजेसेंट पीक इन अ मल्टीप्लेट्स इज यूजली कॉन्स्टेंट। कह रहा है कि जो हमारे पीक्स हैं उनके मल्टीप्लेट्स के सेंटर से जब हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे उसी को बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है यहाँ पे देखिए क्या है, कांस्टेंट है मल्टीप्लेट्स के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कपलिंग कांस्टेंट। बहुत ईजी था। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कपलिंग एंड इफेक्ट इन जे वैल्यू। अब यदि हम टाइप्स ऑफ कपलिंग की बात करें तो यहाँ पे हम लोग 4 तरीके के कपलिंग को देखेंगे। ठीक है, जिसमें कि पहला है हमारा जेमिनल कपलिंग। जेमिनल कपलिंग में क्या होता है, तो कह रहा है कि द प्रोटॉन अटैच टू सेम कार्बन बट डिफरेंट इन इन्वायरमेंट नोन एज जर्मिनल प्रोटॉन। आप यहाँ पे देखिए कि आपका यहाँ पे कार्बन है और इसी कार्बन से आपके 2 डिफरेंट प्रोटॉन अटैच हैं। ठीक है, यानी इनका इन्वायरमेंट जो है वो अलग अलग है। ये दोनों ही प्रोटॉन जो है वो नॉन इक्विवेलेंट नेचर के हैं। तो जब 2 नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन एक ही कार्बन एटम से अटैच हों तो यहाँ पे हमें जेमिनल कपलिंग देखने को मिलता है। वैल्यू ऑफ जे डिपेंड ऑन द बॉन्ड एंगल बिटवीन द जेमिनल प्रोटॉन। अगर हम यहाँ पे कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू की बात करें, जे की वैल्यू की बात करें, तो ये इन दोनों बॉन्ड एंगल पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जेमिनल कपलिंग डिनोटेड एज 2J बिकॉज कपलिंग ट्रांसमिटेड थ्रू 2 बॉन्ड्स। देखिए हम इसे 2J से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, 2 बॉन्ड इन्वॉल्व है। ठीक है, देखिए एक ये बॉन्ड इन्वॉल्व है, एक ये वाली बॉन्ड इन्वॉल्व है। इन दोनों बॉन्ड के इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से ही हमें यहाँ पे कपलिंग कांस्टेंट देखने को मिलता है। इसलिए हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2J। यानी कि जहाँ पे भी आपको कुछ इस तरीके का ट्रिपलेट देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये 2J है ना, क्योंकि देखिए इसके सेंटर से और इनके सेंटर से एक J यहाँ पे बनेगा और दूसरा इस मल्टीप्लेट्स से और इसके यहाँ पे दूसरा J बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है 2J। तो हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो जेमिनल कपलिंग में मेन पॉइंट जो याद रखने वाली है वो ये है कि सेम कार्बन एटम पे जब 2 नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन अटैच होते हैं तब ये हमारा जेमिनल कपलिंग शो करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट
सेकेंड है हमारा विसिनल कपलिंग। विसिनल कपलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे 3 बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि इन विसिनल कपलिंग द प्रोटॉन सेपरेटेड बाय 3 बॉन्ड्स, तो जो प्रोटॉन होते हैं वो 3 बॉन्ड से सेपरेटेड होते हैं। हियर द वैल्यू ऑफ जे वेरीज विद डाईहेड्रल एंगल, तो यहाँ पे डाईहेड्रल एंगल पे जे की वैल्यू अपना वेरी करता रहेगा। आप यहाँ पे देखिए कि अगर ये देखिए यहाँ पे दोनों ही आपके जो प्रोटॉन है अलग अलग इन्वायरमेंट से हैं और दोनों अलग अलग कार्बन पे सिचुएटेड भी हैं, ठीक है। अगर ये C1 पे है तो ये C2 पे है, और यहाँ पे जो 3 बॉन्ड की बात कर रहा है कि इसमें 3 बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे, तो देखिए इन तीनों बॉन्ड की बात कर रहा है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो ये 3 बॉन्ड पे डिपेंड करता है, यानी कि जो आपके प्रोटॉन्स होंगे और कैसे होने चाहिए, नॉन इक्विवेलेंट होंगे, वो अलग अलग डिफरेंट कार्बन एटम पे अटैच रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है विसिनल कपलिंग डिनोटेड एज 3J, इस तरीके से आप इसे डिनोट करोगे, क्यों? बिकॉज कपलिंग ट्रांसमिटेड थ्रू 3 बॉन्ड्स, क्योंकि इसमें आपके 3 बॉन्ड इन्वॉल्व है, इसलिए आप इसे कैसे डिनोट करोगे 3J से, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा ट्रांस कपलिंग। ट्रांस कपलिंग में हम क्या देखेंगे, यदि किसी अल्कीन में कहीं सिस बन रहा है कहीं ट्रांस बन रहा है, तो होता क्या है, ट्रांस कपलिंग जो होता है उसकी वैल्यू देखिए ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो सिस कपलिंग होता है उसकी वैल्यू जो हर्ट्ज में आती है कपलिंग कांस्टेंट की, उसकी वैल्यू कम होती है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि सिस के लिए कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है, जबकि ट्रांस के लिए कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। ये देखिए ट्रांस है क्योंकि एक हाइड्रोजन आपका इधर है तो एक अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। यहाँ पे जबकि दोनों सेम साइड में है, तो ये आपका सिस हो गया और ये वाला ट्रांस हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रांस कपलिंग। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग रेंज कपलिंग। लॉन्ग रेंज कपलिंग जो होता है वो जनरली हमें वहाँ देखने को मिलता है जहाँ पे 3 से ज़्यादा बॉन्ड इन्वॉल्व हो, ठीक है। देखिए ये बोल रहा है लॉन्ग रेंज कपलिंग रिफर टू ऑब्जर्वेबल कपलिंग व्हेन द न्यूक्लियाई आर मोर देन 3 बॉन्ड्स अपार्ट, यानी यहाँ पे 3 से ज़्यादा बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे। जैसा कि आप इस केस में देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए कार्बन, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में, इन 2 प्रोटॉन के बीच में 5 बॉन्ड इन्वॉल्व है ना। देखिए फर्स्ट बॉन्ड, सेकेंड, थर्ड, यहाँ पे 4th एंड 5th, तो ये मोर देन 3 बॉन्ड्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। और इस टाइप के प्रोटॉन में जब कपलिंग होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं लॉन्ग रेंज कपलिंग, ठीक है। बोल रहा है हियर इनडायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियर स्पिन, यहाँ पे देखिए इनडायरेक्टली न्यूक्लियर स्पिन देखने को मिलेगा दैट आर नॉट डायरेक्टली बॉन्डेड टू ईच अदर, जिसमें कि ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन आपस में डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं रहते हैं। तो ये हो गए आपके 4 टाइप्स के कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है। और इसे हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे J5 से, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 बॉन्ड इन्वॉल्व है, ठीक है। और ऐसे के लिए आपका जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो 2 से 4 हर्ट्ज में के बीच में होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटिक डबल रेजोनेंस। ये भी बहुत ही इजी टॉपिक है स्टूडेंट, इसे भी हम लोग पॉइंट वाइज अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि दिस टेक्निक इज आल्सो नोन एज स्पिन डी कपलिंग, यानी हम लोग न्यूक्लियर मैग्नेटिक डबल रेजोनेंस को स्पिन डी कपलिंग भी कह सकते हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे डी कपलिंग वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा एंड फैसिलिटेट्स स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन। तो ये करता क्या है, तो अगर जनरली देखिए यहाँ पे बोल रहा है सिंपली एकदम कि ये क्या करता है कि जो हमारा स्पेक्ट्रा होता है ना उसको सिंप्लीफाई करता है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन में आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अप्लाइंग अ सेकेंड रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल at the resonance frequency of a specific set of nuclei can be decouple them from other interacting nuclei। देखिए ये थोड़ा सा आपको लेंदी जरूर लग रहा होगा, लेकिन बहुत ईजी टर्म कह रहा है कि जब देखिए हम लोग अभी तक एक जगह रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अप्लाइंग अ सेकेंड रेडियो फ्रिक्वेंसी, जब हम लोग दोबारा रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा अभी तक स्पिन कपलिंग देखने को मिल रहा था वो इस सेकेंड रेडियो फ्रिक्वेंसी की वजह से ही डीकपल्ड हो जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पिन डी कपलिंग। ओके, तो यहाँ पे अगर हम तीनों पॉइंट को मिलाकर अगर एक अच्छा सा डेफिनेशन निकालें तो हमारा आता है, देखिए डेफिनेशन हमारा ये कहना चाह रहा है डबल रेजोनेंस के लिए कि फर्स्ट टाइम क्या होता है कि जब हम लोग किसी कंपाउंड के ऊपर, ठीक है, मान लीजिए हमारा सैंपल है, सैंपल पे हम लोग जब फर्स्ट टाइम आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाई करते हैं तब ये हमारा कुछ स्पेक्ट्रम देता है, ठीक है, जैसे सिग्नल देता है, ओके, कुछ इस तरीके से सिग्नल देता है, ठीक है। लेकिन जब हम इसी सिग्नल पे
दोबारा सेकेंड चांस में जब रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाई करते हैं तो यही सिग्नल जो हमें देता है, यहाँ पे सिग्नल देने का मतलब या स्प्लिटिंग का मतलब हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पिन स्पिन कपलिंग हो रहा है, ठीक है। तो यही स्पिन स्पिन कपलिंग पे जब हम सेकेंड टाइम रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाई करेंगे तो ये ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पिन डी कपलिंग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे डी कपलिंग हो जाता है, और डी कपलिंग का मतलब हो गया कि अभी तक जो हमारा सिग्नल यहाँ पे स्प्लिट करके हमें एक एक स्पेक्ट्रा के बारे में बता रहा था अच्छे से, अब ये क्या करेगा, फिर से हमारा सिग्नल देगा कैसे, इस फॉर्म में, यानी सिंगलेट के फॉर्म में सिग्नल देने लगेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे समझते हैं, देखिए इससे ये बहुत ही अच्छा है, इससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए है क्या कि हमने एक कंपाउंड लिया, ये है हमारा इथेनॉल। इथेनॉल में अगर हमें स्पेक्ट्रा लाना था, ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट टाइम रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाई करते हैं और फिर यहाँ पे स्पिन स्पिन कपलिंग होता है ना। इसके वजह से इस वाले CH3 का हम लोग निकालेंगे, CH3 की वजह से CH2 में स्पिन स्पिन कपलिंग निकालेंगे। ओके, तो इस तरीके से जब हम तीनों यहाँ पे जो प्रोटॉन प्रेजेंट है इनका जब हम लोग स्पिन स्पिन कपलिंग कराएंगे तो हमें कुछ इस तरीके से सिग्नल मिलेंगे, ठीक है। जैसे OH के लिए हमारा क्या मिलेगा, ये केवल एक सिग्नल देगा, ठीक है। इन द केस ऑफ CH2 हमारा कैसा देगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्वार्टेट सिग्नल दिया है ना, यहाँ पे 1 2 3 4, यानी एक ही सिग्नल में हमारी स्प्लिटिंग हुई है, कितना, ABCD 4 स्प्लिटिंग हुई है, ठीक है। अगर हम CH3 के केस में देखें तो यहाँ पे इस CH2 की वजह से हमें एक सिग्नल के अंदर 3 स्प्लिटिंग देखने को मिल रहा है, जिसे हम लोग फर्स्ट फ्रिक्वेंसी अप्लाई करने पे बोलते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग। लेकिन जब हम सेकेंड फ्रिक्वेंसी अप्लाई करेंगे जिसे इरेडिएशन बोलते हैं, तो जब इरेडिएशन हम कराएंगे तो हमारा जो स्पिन स्पिन कपलिंग में अभी जो स्पेक्ट्रा था स्प्लिट हो गया था, ये क्या होगा, फिर से एक सिंगलेट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। यानी डबल इरिडिएशन के वजह से आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे मल्टीप्लेट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे जो स्प्लिटिंग हुई है वो फिर से एक सिंगलेट के फॉर्म में आ गया, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं स्पिन डी कपलिंग, यानी जो हमारा यहाँ पे अभी कपलिंग हुआ था जिसकी वजह से हम लोग स्प्लिटिंग देख रहे थे, अब ये स्प्लिटिंग हमें नहीं दिखेगा, ये फिर से आपको सिंगलेट के फॉर्म में दिखने लगेगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डबल रिजोनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। तो ये क्या बोल रहा था, स्पिन डी कपलिंग इज अ स्पेशल टेक्निक यूज्ड इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग स्पिन डी कपलिंग का यूज करते हैं। इट इन्वॉल्व द इरेडिएशन ऑफ अ प्रोटॉन विथ सफिशिएंट इंटेंस रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी, सेकेंड फ्रिक्वेंसी। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग इरेडिएशन कराते हैं, यानी कि हम लोग सेकेंड फ्रिक्वेंसी यहाँ पे अप्लाई करते हैं, सो दैट इट अवॉइड द स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, जिसके वजह से जो सिग्नल अभी तक स्प्लिट हो रहा था वो स्प्लिट नहीं करेगा ड्यू टू द सेकेंड रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी, ठीक है। एंड गिव द स्पेक्ट्रल लाइन्स एज सिंगलेट, और जब हमारा सिग्नल स्प्लिट नहीं करेगा तो फिर से वो उसको क्या कर देगा, बिल्कुल सिंगलेट के फॉर्म में हमें फिर से दिखने लगेगा, है ना। तो इस एग्जांपल में मैंने वही चीज़ एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि पहले हमारा फर्स्ट टाइम जब हमने रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाई किया था तब तो हमारा स्पिन स्पिन कपलिंग होकर यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल शो हुआ, लेकिन जब हमने इरेडिएशन कराया, सेकेंड टाइम रेडियो फ्रिक्वेंसी इस पर अप्लाई किया, तो अब जो स्प्लिटिंग थी वो स्प्लिटिंग हमें नहीं दिखेगी, बल्कि वो स्प्लिटिंग हर सिग्नल को सिंगलेट के रूप में चेंज कर देगा। इसलिए यहाँ पे देखिए, भले ही हमारे स्प्लिटिंग 4 हुए हैं लेकिन अब कैसा हो गया, सिंगलेट दिखा रहा है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक डबल रेजोनेंस। तो होप कि स्टूडेंट आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज। होप स्टूडेंट्स के टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।